तो दोस्तों अगर आप बिहार बोर्ड से मैट्रिक का परीक्षा देने वाले हैं तो आपको भारती भवन का बुक ज़रूर पढ़ना होगा। तो भारती भवन का एक बुक है जीव विज्ञान और उसका दोस्तों फर्स्ट चैप्टर है जैव प्रक्रम पोषण। ठीक है, और जैव प्रक्रम पोषण का दोस्तों दीर्घ उत्तरीय की बात करें तो ये 8 क्वेश्चन है। जी हाँ, एक चैप्टर से 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी कि अगर ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 8 आप पूरी तरह से समझ गए, ठीक है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको 8 तो क्लियर करवाने वाले, वो रटने की ज़रूरत नहीं है, पूरा समझाते हुए चलते। ठीक है, अति लघु लघु भी हमने करा दिया, वो सब समझाते हुए चलिए। ठीक है, तो दीर्घ की बारी है। तो दीर्घ उत्तरीय आपको 8 अगर आप पूरा समझ गए तो एक चैप्टर तो पूरा क्लियर। जी हाँ, एग्जाम में जो भी इस चैप्टर से पूछा जाएगा आप क्लियर कर सकते हैं। और जैव प्रक्रम ऐसा चैप्टर है जिसमें से एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव से लेके सब्जेक्टिव। जी हाँ, ये चैप्टर से बहुत पूछा जाता है बायोलॉजी में। ठीक है, जैव प्रक्रम का दीर्घ उत्तरीय 8 तक है, तो हम 1 से लेकर 8 तक पूरा सोल्व करने वाले डिजिटली फॉर्म में। जी हाँ, कॉपी पे लिख के नहीं, हमने ऑनलाइन ऑलरेडी लिख रखा है, वही आपको पूरा डिटेल में आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर रुक के पूरा 8 तक अगर आपको पूरा समझ में आ जाए तब आप सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि हाँ मुझे 8 पूरा क्लियर है। जी हाँ, पूरा 8 क्वेश्चन आपको क्लियर कराएंगे। जी हाँ, आप देखिए तो सही। चलिए बिना आपका वीडियो को स्टार्ट करते, लेट्स गो। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अवायवीय एवं वायवीय श्वसन के विभेदों को स्पष्ट करें, यानी अवायवीय और वायवीय श्वसन का अंतर पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम 5 अंतर पॉइंट वाइज तो लिखे हैं, लेकिन अभी क्या चल रहा है कि अंतर आप एक तरफ अवायवीय श्वसन लिख दीजिए और बीच में रेखा पार दीजिए, और एक तरफ वायवीय श्वसन लीजिए। ठीक है, वो कॉमनली है, लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसे लिखेंगे तो हर कॉपी से यूनिक दिखेगा। ठीक है, हर कोई वैसे ही लिखेगा, वो लाइन पारने वाला है ना, हर कोई वैसे ही लिखेगा, लेकिन आप ऐसे लिखेगा तो आपका कॉपी यूनिक दिखेगा, सबसे अलग दिखे, तभी तो सबसे अलग नंबर आएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन के विभेद जानते हैं, यानी कि विभेद जानते हैं यानी अंतर जानते हैं। तो देखिए अवायवीय श्वसन की ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। जो अवायवीय श्वसन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, यानी ऑक्सीजन रहे ना रहे अवायवीय श्वसन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वायवीय श्वसन वो ऑक्सीजन होगा तभी होगा, यानी वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, अवायवीय श्वसन की पूरी क्रिया कोशिका द्रव में होती है। ठीक है, अवायवीय श्वसन का जो पूरा क्रिया होता है वो कोशिका द्रव में होता है, लेकिन वायवीय श्वसन का क्रिया कोशिका द्रव में एक चरण ही होता है, यानी कि वायवीय श्वसन का क्रिया 2 चरण में संपन्न होता है। पहला चरण तो कोशिका द्रव में होता है, लेकिन दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीजन होता है, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज ज़्यादा मात्रा में होता है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, जो अवायवीय श्वसन उसमें ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीजन होता है, लेकिन वायवीय श्वसन में ज़्यादा मात्रा में। नेक्स्ट आइए, अवायवीय श्वसन में ऑक्सीकरण के पश्चात पाइरुवेट इथेनॉल या लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, लेकिन वायवीय श्वसन में ग्लूकोज ऑक्सीकरण के पश्चात सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए, अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा मुक्त होता है, जबकि वायवीय श्वसन में ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होता है। तो यही 5 अंतर था। नेक्स्ट आइए, पाइरुवेट के विखंडन के विभिन्न पथों के बारे में लिखे। ठीक है, तो देखिए पाइरुवेट का 3 पथ होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 है। पाइरुवेट के विखंडन के विभिन्न पथ निम्नलिखित है, ऐसे आप लिख दीजिए, या फिर निम्न है भी लिख सकते हैं। पहला, पाइरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ध्यान रखिएगा, जब ऑक्सीजन नहीं हो, ठीक है, अनुपस्थिति है, जब ऑक्सीजन नहीं हो तो जब पाइरुवेट है वो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। ठीक है, और यह क्रिया किण्वन भी कहलाती है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड, ये ऑक्सीजन अनुपस्थिति है, यानी ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो पाइरुवेट क्या होगा, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन के अभाव में, यानी ऑक्सीजन रहेगा लेकिन कम मात्रा में, तब पाइरुवेट लैक्टिक अम्ल का निर्माण कर देता है। ठीक है, जब ऑक्सीजन का अभाव हो, यानी कि पूरी तरह से फुल भी ना हो, पूरी तरह से कम भी ना हो, यानी हल्का फुल्का हो, ठीक है, तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण कर देता है। हम लोग एक्सरसाइज या फिर कभी दौड़ लेते हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हो तो देखते हैं ना, हमारे जो पैर है या फिर शरीर में दर्द होता है, तो वो क्या होता है, वही लैक्टिक अम्ल के, यानी हमारा शरीर में ऑक्सीजन का अभाव कम हो जाता है। ठीक है, तो देखिए जब ऑक्सीजन का अभाव कम हुआ तो ये लैक्टिक अम्ल बना, जब नहीं था तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल बना, और जब ऑक्सीजन रहेगा फुलफिल पूरी तरह से तो यह क्या होगा, पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण कर देगा। चूँकि यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, अतः यह वायवीय श्वसन है। सिंपल। नेक्स्ट आइए, स्थलीय कीटों में श्वसन अंगों की रचना तथा श्वसन विधि का वर्णन करें। ठीक है, तो देखिए स्थलीय कीटों में श्वसन अंगों की रचना हम स्क्रीन पे शो कर दे रहे हैं। ठीक है, 2-3 सेकंड के लिए, उसके बाद हम इसकी जो विधि है उसका भी वर्णन करेंगे। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर बुक में भी दिया है। ठीक है, तो चलिए पहले आप स्क्रीन पे देख लीजिए। हाँ, दिख रहा है दोस्तों, स्थलीय कीटों में श्वसन अंगों की रचना। अब जानते हैं कि श्वसन विधि का वर्णन। ठीक है, तो ये पहले आप चित्र बना लीजिएगा। जी हाँ, ये बना लीजिएगा, अगर 5 नंबर आया तो
उसके बाद लिखिएगा श्वसन विधि का वर्णन। तो देखिए यहाँ पे श्वसन विधि का स्थलीय कीटों में श्वसन विधि ट्रेकिया द्वारा श्वसन कीटों जैसे टीटा तथा तिलचट्टा में होता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन को कवर किया गया, ध्यान से देखिए। स्थलीय कीटों में श्वसन विधि ट्रेकिया द्वारा होता है और श्वसन कीटों जैसे टीटा और तिलचट्टा में होता है। ठीक है, ट्रेकिया शरीर के भीतर स्थित अत्यंत शाखित हवा भरी नलिकाएं है जो एक ओर सीधे ऊतकों के संपर्क में होती है तथा दूसरी ओर शरीर की सतह पर श्वास रंध्र नामक छिद्रों के द्वारा खुलती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ ध्यान देने योग्य बात, कीटों में ट्रेकिया के द्वारा श्वसन में गैसों का आदान प्रदान रक्त के माध्यम से नहीं होता है। ठीक है, गैसों का आदान प्रदान रक्त के माध्यम से नहीं होता है, ये जो कीट वगैरह है। ठीक है, स्थलीय कीट है। स्थलीय कीट क्या होता है? जो जमीन पर रहते हैं। स्थल मतलब जमीन। ठीक है, स्थल जमीन पे जो भी रहते हैं, तिलचट्टा हो गया, टिड्डा हो गया, ये सब। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा इसका कारण यह है कि कीटों में रक्त में हीमोग्लोबिन या उसके जैसे रंजक ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता नहीं रहती या नहीं पाए जाते। यानी हम लोग में हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या करता है? हमारा जो ब्लड है उसको सप्लाई करता है, यानी ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन लाल भी करता है, उसके बाद ऑक्सीजन की सहायता से पूरा जो हमारा खून है हर जगह पर पहुँचता है, लेकिन इनमें तो भाई सब हीमोग्लोबिन होता नहीं है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट, मछली श्वसन अंग की रचना तथा श्वसन विधि का वर्णन करें। तो वही मछली श्वसन अंगों की रचना में स्क्रीन पे दिखा दे रहे, बुक में भी दिया हुआ है, ऐसा आपको ड्रॉ कर लेना। उसके बाद बात करते हैं इसकी श्वसन विधि का वर्णन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा इसका लंबा है। ठीक है, हाँ ये रहा। मछली में श्वसन विधि, प्रत्येक मछली में गिल्स 2 समूह में पाए जाते हैं। गिल्स के प्रत्येक समूह सिर के पार्श्व यानी पीछे वाले भाग में आँख के ठीक पीछे स्थित होता है। ठीक है, देखिए जो मछली होता है वो जो सांस लेता है, ठीक है, वो गिल्स के माध्यम से लेता है। और गिल्स कहाँ पाया जाता है? 2 समूह में गिल्स पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है? तो प्रत्येक समूह सिर के पीछे वाले भाग आँख के ठीक पीछे स्थित होता है। ठीक है, वहीं पाया जाता है। प्रत्येक समूह में कई गिल्स आगे से पीछे की ओर श्रृंखलाबद्ध तरीके से व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, हर गिल एक छाती थैली में स्थित होता है। ठीक है, जिसे गोल कोष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे गिल कोष्ठ कहते हैं। ठीक है, ये भी पूछेगा कि एक छाती थैली, मछलियों में छाती थैली नुमा रचना को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? गिल कोष्ठ एक और आहार नाल की ग्रसनी या फ्रैंकिस से खुलता है तथा दूसरी ओर शरीर से बाहर निकलता है। ठीक है, वहीं पे बात करें मछलियों में जल की धारा मुख से आहार नल के फ्रैंकिस में पहुंचता है। ठीक है, और यहाँ जल की धारा में स्थित भोजन तो फ्रैंकिस से ग्रसनली में चला जाता है, परंतु जो जल है वो गिल कोष्ठों में तथा फिर शरीर के बाहर चला जाता है। इस प्रकार गिल्स लगातार जल के संपर्क में रहते हैं, जिससे जल में घुली ऑक्सीजन गिल्स की रक्त वाहिनियों में स्थित रक्त में चला जाता है तथा रक्त का कार्बन डाइऑक्साइड जल में चला जाता है। तो यही था इसका विधि का वर्णन, कैसे ये सांस लेते हैं। ठीक है, पूरा आप समझ गए होंगे। ठीक है, आप कमेंट करते हैं कि आपको क्या समझ में नहीं आया, हम आपको डिटेल में वहाँ भी बता देंगे। ठीक है, वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम थोड़ा फास्टली चलते हैं। नेक्स्ट आइए, कीटों में ऑक्सीजन सीधे ऊतकों को क्यों पहुंचाता है? इस विधि में प्रयुक्त रचनाओं का वर्णन कार्य विधि के साथ करें। लीजिए, कीटों में ट्रेकिया के द्वारा श्वसन में गैसों का आदान प्रदान रक्त के माध्यम से नहीं होता है। इसका कारण यह है कि कीटों में रक्त में यहाँ वही नहीं होगा। ठीक है, इसका कारण यह है कि कीटों के रक्त में हीमोग्लोबिन या उसके जैसे रंजक नहीं पाए जाते जो ऑक्सीजन के बांधने की क्षमता रखते हो। ठीक है, उसके बाद कीटों जैसे ग्रासहोपर, तिलचट्टा, मक्खी आदि के श्वसन की विशेषता यह है कि इसमें ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से नहीं बल्कि सीधे ऊतकों को पहुंच जाता है। इसका कारण रक्त में हीमोग्लोबिन को न होता है। तो इसका भी एक चित्र होगा, वो भी हम आपको बता देते, वो भी आप बना लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कीटों में ऑक्सीजन सीधे ऊतकों को क्यों पहुँच जाता है। इस विधि में प्रयुक्त रचनाओं का वर्णन कार्य विधि के साथ करें तो हम दिखा दिए। ठीक है, नेक्स्ट है ये, मनुष्य के श्वसन अंगों की रचना का वर्णन करें। अच्छा भाई, लीजिए, मनुष्य के श्वसन अंगों की रचना का वर्णन करना है सिर्फ। ठीक है, देखिए, मानव के श्वसन अंग का कार्य शुद्ध वायु को शरीर के भीतर भोजन तथा अशुद्ध वायु को बाहर निकालना है और इसके प्रमुख भाग निम्न है, ऐसे आप लिख सकते हैं। उसका देखिए कितना भाग है भाई, यहाँ पे 4 भाग है। पहला नासाद्वार या फिर नासा गुहा कहते हैं। नासा द्वार से वायु शरीर के भीतर प्रवेश कराती है या फिर करती है। नाक में छोटे छोटे और बारीक बारीक बाल होते हैं। ठीक है, जिससे वायु छन जाती है, उसकी धूल उनसे स्पर्श का वहीं रुक जाता है। इस मार्ग के श्लेष्मा की परत इस कार्य की सहायता करती है, वायु नम हो जाती है। ठीक है, उसके बाद ग्रसनी की बात करें तो ग्रसनी का काम क्या है कि ग्रसनी ग्लोटिस नामक छिद्र से श्वास नली में खुलती है। जब हम भोजन करते हैं तो ग्लोटिस त्वचा के एक उपस्थित कपाट एपिग्लोटिस से ढका रहता है। उसका श्वास नली क्या है? श्वास नाम ही से पता है, ये सांस लेने वाला नली है। ठीक है,
ग्रास नली यानी खाने वाला नली, जो खाते हैं वो भोजन जाने वाला नली, और श्वास नली जो सांस लेते हैं वो जाने वाला नली, ठीक है। तो देखिए श्वास नली उपस्थित से बनी हुई श्वास नली गर्दन से नीचे आकर श्वासनी बनाती है। यह वलियों से बनी होती है जो सुनिश्चित करती है कि वायु मार्ग में रुकावट उत्पन्न ना हो। वही बात करें फुफ्फुस धमनी की, तो फुफ्फुस के अंदर, फुफ्फुस धमनी सीरा सब होता है तो सिर्फ फुफ्फुस लिखिएगा। फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी और छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाते हैं जो गुब्बारे जैसे रचनाओं में बदल जाते हैं। इसे कूपिका कहते हैं। कूपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय हो सकता है, ठीक है। और कूपिकाओं के भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तीर्ण जाल होता है, ठीक है। तो ये हो गया 4 मानव श्वसन अंगों की रचना और उसका वर्णन चारों का, ठीक है। नेक्स्ट है ये मनुष्य में श्वसन क्रिया का वर्णन करें, यानी वो सांस कैसे लेता है, तो एकदम सेम है, ठीक है। वही चारों लिख देना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए सेम जो हम लिखे यहाँ पे क्या पूछा है, मनुष्य के श्वसन अंगों की रचना का वर्णन करें, तो सेम वही वाला ये क्रिया वाला लिख देना। वही 4 मनुष्य श्वसन तंत्र कार्य शुद्ध वायु को शरीर के भीतर और भोजन तथा शुद्ध वायु को बाहर निकाला, इसके प्रमुख वाक्य निम्नलिखित है। इसके बाद वही नासाद्वार, ग्रसनी, श्वास नली, फुफ्फुस के बारे में चारों को लिख देना है डिटेल में, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में वही। लेकिन यहाँ पे एक ऐड है क्रिया, तो आपको क्रिया यहाँ पे लिख देना है, यानी इसका कार्य। तो देखिए इसका कार्य हम बता देते हैं। जब हम श्वास यानी सांस अंदर लेते हैं, हमारी पसलियाँ ऊपर उठती है और हमारा डायफ्राम चपटा हो जाता है, ठीक है। इसमें वक्ष गुहिका बड़ी हो जाती है और वायु फुफ्फुस के भीतर चूस ली जाती है। यह विस्तृत कोशिकाओं को ढक लेती है। रुधिर यानी खून ही होता है, ठीक है, इसे ब्लड ही कहते हैं। तो रुधिर से शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कुपिकाओं में छोड़ने के लिए आता है। कुपिका रुधिर वाहिका, ठीक है, कुपिका रुधिर वाहिका का रुधिर कुपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। श्वसन चक्र के समय जब वायु अंदर और बाहर होती है तो फुफ्फुस सदैव वायु का विशेष आयतन रखते हैं, जिससे ऑक्सीजन का अवशोषण तथा कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। यहाँ पे कार्य हो गया कि कैसे हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, और कैसे सांस छोड़ते हैं, ठीक है। पूरा यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ, एक बार और पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है ये एंड लास्ट है शायद, ओ भाई ये तो थोड़ा ज़्यादा ही लंबा है, शायद लास्ट होगा, राइट, हाँ नहीं एक और है, 9 नंबर तक है, ठीक है। तो देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि श्वसन एवं श्वासोच्छ्वास के बीच क्या अंतर है। तो देखिए श्वसन सजीवों की अति अनिवार्य प्रक्रिया है। इसमें ग्लूकोज अणुओं का ऑक्सीजन कोशिका में होता है, ठीक है। कहाँ होता है, कोशिकाओं में होता है। श्वसन वैसी क्रियाओं के सम्मिलित रूप को कहते हैं जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की कोशिका में पहुँचाया जाता है, जहाँ इसका उपयोग कोशिकीय ईंधन का ऑक्सीकरण कई चरणों में विशिष्ट एंजाइमों की उपस्थिति में करके जैव ऊर्जा एटीपी का उत्पादन किया जाता है तथा इस प्रक्रिया के उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को फिर कोशिका से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसे हम लोग कहते हैं श्वासोच्छ्वास, ठीक है। उसके बाद श्वासोच्छ्वास में श्वसन की दोनों अवस्थाएं प्रश्वास एवं उच्छ्वास को सम्मिलित रूप से श्वासोच्छ्वास कहलाती है। नासिका द्वारा हवा को फेफड़े तक पहुँचाता है, जहाँ ऑक्सीजन रक्त में चला जाता है और तथा रक्त से फेफड़े में आया कार्बन डाइऑक्साइड के बीच हवा के साथ बाहर निकल जाता है। इस क्रिया को श्वासोच्छ्वास या फिर सांस लेना कहते हैं। उसके बाद सेकेंड लिखिएगा कि श्वसन 2 क्रिया अर्थात प्रश्वास तथा उच्छ्वास के द्वारा पूर्ण होता है, जबकि श्वासोच्छ्वास में श्वसन की 2 अवस्थाएं प्रश्वास तथा उच्छ्वास मिलकर श्वासोच्छ्वास कहलाती है, ठीक है। तो श्वसन और श्वासोच्छ्वास के बीच अंतर आप समझ गए। यहाँ पे 2 अंतर इसलिए बताया गया कि ध्यान दीजिएगा, तो ये 2 अंतर में बहुत अंतर है, क्योंकि देखिए अगर आप 5 अंतर लिखिएगा, अगर आप 2 ही अंतर इतना लिख दीजिएगा तो एग्जामिनर अगर पढ़ने लगे तो भाई कहेगा हाँ भाई एक ही में तो पूरा घुसा है, ठीक है। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है लास्ट है कोशिकीय श्वसन का वर्णन करें, ठीक है, हाँ यही लास्ट है, राइट। अब देखिए ये थोड़ा लंबा है भाई। कोशिकीय श्वसन का वर्णन करें, आइए करते हैं। सबसे पहले श्वसन क्रिया में ग्लूकोज अणुओं का ऑक्सीकरण कोशिका में होता है, इसलिए इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। संपूर्ण कोशिकीय श्वसन की 2 अवस्थाएं अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन में विभाजित किया जाता है। अवायवीय श्वसन यह श्वसन का प्रथम चरण है, जिसके अंतर्गत ग्लूकोज का आंशिक विखंडन या फिर ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इस क्रिया द्वारा एक अणु ग्लूकोज से 2 अणु पाइरूवेट का निर्माण करता है। इस क्रिया कोशिका द्रव में होती है, ठीक है। हम बताए थे कि अवायवीय श्वसन कहाँ होता है, कोशिका द्रव में, ठीक है। प्रत्येक चरण विशिष्ट एंजाइम के द्वारा
उत्प्रेरित होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रत्येक चरण विशिष्ट एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होता है। इस प्रक्रिया में चूंकि ग्लूकोज अणु का आंशिक विखंडन होता है, अतः उसमें निहित ऊर्जा पाइरुवेट के बंधनों में ही संचित रह जाती है। पाइरुवेट आगे की स्थिति निम्नलिखित 3 प्रकार सकती है, ठीक है। और वही 3 प्रकार यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और लास्ट में वायवीय श्वसन के बारे में भी बताएंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला पाइरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड परिवर्तित हो जाता है। यह क्रिया किण्वन कहलाती है। जो इसमें होता है हम बताए थे कि अनुपस्थिति होगा यानी ऑक्सीजन नहीं होगा तो पाइरुवेट इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड बदल जाएगा। वहीं अगर ऑक्सीजन कम होगा, ठीक है, यानी ऑक्सीजन का अभाव होगा तो लैक्टिक अम्ल बदल जाएगा, जो क्या करता है दर्द उत्पन्न करता है हमारे शरीर में, ठीक है। नेक्स्ट आइएगा, ऑक्सीजन जब पूरी तरह से उपस्थित होगा तो पाइरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण कर देगा। और यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसलिए वायवीय श्वसन कहते हैं। अब वायवीय श्वसन के बारे में लिख दीजिएगा कि श्वसन प्रथम चरणों में बना पाइरुवेट पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। यहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुवेट का विखंडन होता है। 3 कार्बन वाले पाइरुवेट अणु विखंडन होकर 3 कार्बन डाइऑक्साइड अणु बनाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जल तथा रासायनिक ऊर्जा भी मुक्त होती है, जो एटीपी अणुओं से संचित हो जाती है। एटीपी विखंडन से जो ऊर्जा मिलती है उससे कोशिका के अंदर होने वाली विभिन्न जैव क्रिया संचालित होती है। तो बस दोस्तों यहीं तक था पूरा दीर्घोत्तरीय। आप कमेंट कीजिएगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में और किसमें थोड़ा भी डाउट है, तो ठीक है। क्योंकि भाई वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए हम थोड़ा जल्दी बनाते हैं, आप लोग के पास टाइम नहीं होता है, ठीक है, इसलिए हम वीडियो को थोड़ा जल्दी बनाते हैं, तो सॉरी। एंड हाँ, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट जरूर कीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। बाय।